नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले करने से पहले एक चीज आप सुन लीजिएगा। हम जहां से जिस बिंदु को उठाते हैं, जैसे आज हमारा बिंदु है कि भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित विषयों में से कौन सा एक सही। अब ये देखिए, ये विषय से है, विषय कौन कौन से हैं भाई? तो 3 विषय हैं। कौन कौन से हैं? संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो अब यहां से अगर मैंने प्रश्न उठाया है तो आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि किताब उठाएं और इन सूचियों में जितने विषय दिए हुए हैं उसको याद कर लें। देखिए, एक टीचर जो होता है वो मार्गदर्शक होता है, केवल साधन होता है। साधक आपको बनना होगा, मेहनत आपको करना होगा कि यहां से प्रश्न अगर मेरा गलत हो गया तो उसे मुझे क्या करना है। दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर आऊंगा जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए काफी परेशानी पैदा करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम परीक्षा जब आ जाता है, एग्जाम डेट क्लियर होता है, तब तैयारी करते हैं। आप शुरू से तैयारी करिए। भारत का कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूं यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर विश्वास ना हो, यूपीपी के जितने भी पेपर हुए हैं 4 शिफ्ट में, चारों शिफ्ट हमारे पढ़ाई द्वारा बहुत से क्वेश्चन आए हैं, उसके क्लिप हम कटवा रहे हैं, सेटिंग करा रहे हैं। जल्दी हम उसको लेकर आएंगे कि देखिए इस प्रश्न को मैंने पढ़ाया था, पेपर में सॉल्व कराया था, ये आपके सामने आया हुआ है। तो दोस्तों, इस चीज ध्यान रखिएगा कि इन प्रश्नों को आप इग्नोर नहीं करेंगे, अंत तक देखेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने स्टेटस पर लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। प्रश्न है कि भारत के संविधान से संबंधित लिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाक पर बचत बैंक संघीय सूची, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। मैं आपको 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड का समय भी दूंगा, आप इसको देख के बताइए इसका उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची, वन जो है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब क्या है कि जिस पर कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों बनाए। शेयर बाजार समवर्ती सूची से नहीं है, ये केंद्र सूची से है, केंद्र का मतलब क्या है? संघीय सूची या संघ सूची से है, संघ से। डाक पर बचत बैंक संघीय सूची, ये सही है। लोक स्वास्थ्य जो है अस्पताल की बात कर रहा है, लोक स्वास्थ्य की बात कर रहा है राज्य सूची से। दोस्तों बताइए, शिक्षा किस सूची में है? कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, यानी इस पर राज्य और केंद्र दोनों अपने कानून बनाते हैं। पूरा दिख रहा है? आवाज इस पर जा रही है? अच्छा, चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छोटा हो जाओ भाई साहब, काहे गुर्रा रहे हो? हाँ जी, चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक सही है? एक सही की बात पूछा है, इन 3 में गलत होगा कोई एक सही होगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, यह सही है। कि जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, ये सही है। या भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, ये सही है। या भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, ये सही है। आप फटाफट उसके उत्तर दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं, फटाफट इसका उत्तर दीजिए जी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखिए, पहले मोहम्मद अली जिन्ना तो पाकिस्तान से रिलेटेड हो गए थे। भारत बंटवारे के बाद 15 अगस्त जब बंटवारा हो गया, उसके बाद तो इनका संबंध तो संविधान सभा से था ही नहीं। ठीक, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में नहीं हुआ था, 1946 में हुआ था ना। 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर है ना, इन सब में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को
अंगीकृत नहीं किया गया, लागू किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, लागू किया गया था। हम जल्दबाजी में प्रश्नों को पढ़ते हैं और वही गलत कर बैठते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होगा। आपका पहला उत्तर क्या होगा, इसमें सही होगा। पहला उत्तर इसमें क्या होगा, सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अग्रता अधिपत्र, अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्नलिखित से कौन अग्रता का सही अवरोधी क्रम है, अवरोही क्रम है। अवरोधी नहीं भाई, अवरोही, अवरोही क्रम है, यानी इसमें सबसे पहले कौन आएगा। जैसे अगर अग्रता अधिपत्र की बात करें तो पहला, भारत का पहला व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति सबसे पहले आएगा। कौन आएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद कौन आएगा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आएंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बाद कौन आएंगे, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति के बाद कौन आएंगे भाई, कमेंट करिए, बताइए। तो ये जो है आपका अग्रता का सही क्रम है। अब इसमें बताना है कि भारत के महान्यायवादी आएंगे, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश फिर आएंगे, फिर संसद सदस्य आएंगे, कि उपसभा उपाध्यक्ष आएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे, कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष आएंगे, भारत के महान्यायवादी आएंगे। भारत के महान्यायवादी पहले आएंगे कि राज्यसभा उपाध्यक्ष आएंगे या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे। ये क्रम पूछा है, इनका क्रम पूछा है, यही आपको बताना है। जल्दी बताइए, आपको 2 सेकंड 3 सेकंड का समय हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर राज्यसभा उपाध्यक्ष आएंगे, फिर भारत के महान्यायवादी आएंगे, यही आपका फिर संसद सदस्य आएंगे। बी ऑप्शन आपका सही है। यहां पे जो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आ जाएंगे। कौन आ जाएगा, प्रधानमंत्री, फिर रिटायर्ड राष्ट्रपति आ जाएंगे, फिर रिटायर्ड राष्ट्रपति आ जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके, है ना, उप मुख्यमंत्री आ जाएंगे। इनका क्रम आता है। तो इनका क्रम का वीडियो मैं दे दिया हूं, आप जरूर देख लीजिएगा। मैंने लास्ट टाइम में एक वीडियो कराया था संपूर्ण जीएस का, इतिहास, भूगोल, इसमें सब कुछ है। उसमें मैं अग्रता अधिपत्र का मैंने क्रम आपको लिखा रखा है, उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का वर्णन नहीं करता है, चौथी अनुसूची का वर्णन नहीं करता है, यही आपको बताना है। इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है, इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं, इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अंतर्विष्ट है, इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्निहित है। यही आपको बताना है कि कौन सा वर्णन नहीं है, इसमें कौन सा वर्णन नहीं है, किसमें, चौथी अनुसूची में किसका वर्णन, वो किसका वर्णन है कि किसका वर्णन नहीं है। 4th शेड्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के सामने चौथी अनुसूची का विषय वर्णन करता है, विषय वर्णन है, ये होगा, है ना, हाँ ये होगा, नहीं नहीं कि हाँ वर्णन करता है, ठीक है, वर्णन करता है, ये होगा। चलिए बताइए, अब इसका उत्तर दीजिए। बोले भाई, चौथी अनुसूची में क्या, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है इसका सही, जनजाति तो होना नहीं है, भाषा होना नहीं, ये होना नहीं। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में है, ये उत्तर आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक। भाषा किस अनुसूची में है भाई, तो 8वीं में है। भाषा किस में है, 8वीं में है। जनजाति क्षेत्रों का किसमें है, 5वीं और 6वीं में है, ठीक है। और संघ तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण ये किस अनुसूची में है, आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए, ये किस में है। और चौथी अनुसूची में क्या है, राज्य तथा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न 5वां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से इस आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है,
ठीक है। इसमें कुल 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें कौन इसका अध्यक्ष होता है? उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, सेवारत मतलब जो अभी न्यायाधीश है वो, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की पूछ रहा है, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर आप बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कि केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवा से जो निवृत्त हो चुके हैं, वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या बनाए जाते हैं? अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? कौन इसमें से कभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? ए के सुंदरम, जीएस ढिल्लो, बलराम भगत और हुकुम सिंह। इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे ये कहां का प्रश्न आ गया? ध्यान देखिएगा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर थे, ठीक है ना, जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई बताइए? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है इसका बताइए, और इसका भी उत्तर आप दीजिए, इसका भी उत्तर दीजिए, छठे का भी उत्तर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। कौन नहीं है ये तो है ही, लेकिन आपको इसका भी उत्तर देना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा के सुंदरम, के सुंदरम इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे। और वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए एक कथनों पर विचार कर लेते हैं। क्या है कथन हमारे भाई? चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह क्या रहा है कि जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श कर राज्यपाल द्वारा होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि की अधिवक्ता या लीडर अथवा संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में सेवारत पदाधिकारी होना चाहिए। यदि सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड का निर्णय दे तब मृत्युदंड से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए बी सत्य है, 3 और 4 सत्य हैं, 2 3 4 सत्य हैं, 1 2 3 4 सत्य हैं। ये जिला न्यायालय की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? जिला न्यायालय। ध्यान रखिएगा, जिला न्यायालय की बात किया जा रहा है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका आप उत्तर जरूर दें, इसका उत्तर दीजिए। ध्यान रखिएगा, जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन है ना न्यायाधीश का न्यायालय होता है। सही बात है, हर जिले में आपका उच्चतम दंड न्यायालय है, ठीक है। जिला न्यायालय की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श के द्वारा राज्यपाल द्वारा होता है, यह भी सही है। जिला न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या इससे अधिक की अवधि का अधिवक्ता या लीडर होना चाहिए, या राज्य की न्यायिक सेवा में न्यायिक सेवा सेवारत पदाधिकारी होना चाहिए, यह भी सही है। यदि सेशन न्यायाधीश यानी जिला न्यायाधीश किसी को मृत्युदंड दे देता है तो मृत्युदंड से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है। यानी जब तक उच्च न्यायालय आपके राज्य का उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि नहीं कर देगा तब तक यह दंड नहीं दे सकते हैं, तो उसकी पुष्टि होना भी जरूरी है। यहां पे आपके सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ का पूछा है, संघ का। भीमराव अम्बेडकर आप जानते हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संघ संविधान समिति का कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे।
भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। क्योंकि देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो होगा सही विकल्प क्या होगा कि पदच्युति केवल राज्यसभा में होगा, लोकसभा में नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है कि भारत के संविधान के भाग 11 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है, उसे संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1912 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। एक ये कहता है। दूसरा कह रहा है भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिका से संबंधित उपबंध है और अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिका हो सकती है। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? केवल एक और 2, केवल 2, न एक ही न 2 ही, न तो 2 न तो 1, कौन सा इसमें सही है? सही उत्तर बताइए भाई, इसका कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 11 नहीं, भाग 9, पंचायत की बात भाग 9 में है और भाग 9 क या 9A, एक क के जगह ए कर दे तो भी इसमें क्या है? नगर पालिका है, नगर पालिका है, ये ध्यान रखिएगा। और 9ख में क्या है? भाग 9ख में क्या है, यानी 9B में क्या है? तो क्या है भाई 9B में क्या है बताइए, कमेंट करिए, बताइए। सहकारी समितियां हैं। क्या है? सहकारी समितियां, सहकारी समितियां हैं, ठीक है। तो ये तो 11 दे दिया तो यही कट गया। अब आपको बताएं कि भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिका संबंधित अनुच्छेद 243Q, यहाँ जो 243Q है यही गड़बड़ है। 243Q नहीं होगा, 243P से शुरू होता है, Q से नहीं। इसलिए यहाँ दोनों कथन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। न तो एक ही सही है न तो 2 सही है, न ही 1 न ही 2 यहाँ सही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा को प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371 है ना, आई तक, यहाँ होगा 1 नहीं होगा, यहाँ आई तक अंतर्निर्दिष्ट किए गए हैं, ठीक। ये सही है। भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राजतंत्र संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता इकहरी है। यह है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिकता कभी भी अपनी नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसे पूछा है कौन सा कथन सही है, जल्दी बताइए कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ, तो ध्यान जो नागरिकता इकहरी की बात कर रहा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इकहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, इसलिए यह कथन गलत हो गया। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है। वह किसी देश का नागरिक हो जाए तो, कोई देशद्रोह का कार्य करे तो, बहुत सी चीजों के द्वारा, कारणों के द्वारा उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसमें पहला जो है आपका ये है, यही सही है कि नागालैंड, असम, मणिपुर को जो है कहां पे दिया गया है, अनुच्छेद 371 1 से अनुच्छेद 371 आई तक है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन आपका क्या होगा, डी ऑप्शन जो होगा इसमें सही होगा, डी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। चलिए 12वें क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या रहा है कि केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि यह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है।
आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। कौन सा सही है? एक या दो, दोनों नहीं। इसका सही उत्तर आप दीजिए। इसका सही उत्तर हम आपसे चाहेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बताइए। बोलिए भाई, केवल राज्यसभा में शक्ति निहित है, किसमें है? बोलिए भाई, ध्यान रखिएगा। यहां जो दिया कि आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपातकाल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। इसमें राष्ट्रपति की भूमिका ज्यादा होती है। ठीक है, यहां है कि राज्यसभा में यह शक्ति निहित की घोषणा कर सके कि सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रहित में संसद विधि बना सकती है। केवल एक सही है इसमें, केवल एक सही है, केवल एक सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 13वां नंबर और अच्छा प्रश्न आ गया। भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। ठीक है, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। अच्छा ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए भाई, क्या कह रहा है? ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए भाई, इसका उत्तर आप दीजिए। सॉरी, चलिए भाई बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्चतम न्यायालय विद्यमान है। ये सही है? जी नहीं, ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो सकता है, न कि है। ऐसे भारत के तीन ऐसे राज्य हैं, तीन ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय हैं। जैसे असम का गुवाहाटी हो गया, हरियाणा का चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ भी कई राज्यों का है, केंद्र शासित प्रदेशों का है। तो ये तो गलत हो गया। कथन नंबर एक सही है, तो क्या होगा इसमें? ए सही है परंतु आर गलत है। यही उत्तर आपका सही होगा। क्या है कि ए गलत है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, ये सही है, लेकिन विद्यमान वर्तमान में है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ए नहीं होगा, बी आपका उत्तर सही है, विकल्प आर सही है। तो इसमें डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। डी उत्तर इसमें आपका सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारों के समक्ष अभिवाचन या कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा कार्य है, कोई व्यक्ति भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक कोई धारण नहीं किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन खूब फंसा के आपसे पूछे जाते हैं, बताइए। बोले भाई क्या होगा कि कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उसकी बात कर रहा है। क्या होगा भाई सही उत्तर इसका क्या होगा बताइए। अरे भाई कह रहा है कि कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, कोई ये उच्च न्यायालय की बात यहाँ पे कर रहा है। उच्च न्यायालय किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवाचन कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? कोई व्यक्ति इसलिए उच्च न्यायालय में क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, ये सही है, ये सही है। लेकिन कोई व्यक्ति भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं है
यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक धारण नहीं किया है, यही आपका क्या है, गलत होगा। यहाँ जो है आपका ये 5 वर्ष की जो बात है यही आपका गलत हो जाएगा, इसलिए केवल एक सही होगा, बाकी आपका गलत होगा, केवल एक सही होगा। चलिए, जब भारतीय न्यायिक है, यहाँ न्यायिक पद्धति में लोकहित PIL है, PIL लोकहित लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? M हिदायतुल्लाह थे, MS अहमदी थे, SS आनंदी थे, PN भगवती थे। इसमें क्वेश्चन एक इस तरह के और है ना, अच्छा नहीं इसमें नहीं है, चलिए ठीक है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया, उस मुख्य न्यायमूर्ति कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए। बोलिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि M हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति थे जो आपके क्या थे, न्यायाधीश थे, न्यायाधीश भी थे। न्यायाधीश मतलब समझ रहे हैं ना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ये राष्ट्रपति भी बने, ये राष्ट्रपति भी बने, और सबसे बड़ी बात कि ये उपराष्ट्रपति भी थे। ये तीनों थे, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ये तीनों थे, ये क्या थे, ये तीनों थे, ये तीनों थे, विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। ये न्यायाधीश भी थे और राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक। आमदी बात अगर, लेकिन यहाँ बात कर रहा है PLI की, PIL की, तो लोकहित मुकदमा की, तो उस समय कौन था भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? PN भगवती। डी ऑप्शन आपका सही होगा, PN भगवती आपका सही होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये करा भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी इसमें से जो संवैधानिक है, इसमें से क्या है, संवैधानिक है, बाकी इसमें संवैधानिक नहीं है या बाद में संविधान बनने के बाद उनको गठित किया गया। तो ध्यान रखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं होगा, CVC भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब 1963-64 की बात है ना। अनुदान आयोग की बात नहीं कर रहा है, मानवाधिकार 93 उसकी बात नहीं कर रहा है। लेकिन निर्वाचन आयोग जो है एक सुस्पष्ट उपबंध है, ये एक संवैधानिक है, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, यही उत्तर आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य को विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और 12 सदस्य से कम नहीं होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखिएगा, 12 सदस्य से भी कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यह भी प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है, इसका उत्तर बताइए। 91वां संविधान संशोधन, 95वां, 93वां और 97वां। जल्दी बताइए इसका उत्तर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोले भाई, ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? 91वां संविधान संशोधन के तहत ये कहा गया है कि कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक न हो और 12 सदस्य से कम न हो। ये ध्यान रखिएगा, 91वां संविधान संशोधन है ये, ठीक है। अगला, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये तो प्रश्न मैंने अभी मैं करा दिया, जीवी मावलंकर है, ये तो क्लियर है, जीवी मावलंकर, कुछ दिन पहले मैंने कराया अभी। अगला, कौन सा कथन कारण सही है, कौन सा नहीं, बताना है। क्या है भाई कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायित्व है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ये उत्तर बड़ा अच्छा है, बताइए, प्रश्न बड़ा अच्छा है, बोलिए। बोले भाई,
अरे बताइए भाई, कमेंट करिए कमेंट करिए। कह रहा है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायित्व कारण भारत संघ में मंत्रिपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र हैं। ध्यान रखिएगा, यही बड़ा अच्छा प्रश्न है। जल्दी बताइए जल्दी बताइए। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायित्व होगा, यही पूछा है आपसे। बोलिए भाई। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से, इसका थोड़ा सा मुझे भी डाउट लग रहा है ना। चलिए ठीक है, कोई नहीं, इसको अभी हम देखते हैं। या इसका हम थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद तो दोनों, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ये डाउट है। पात्रता नहीं होगा, ये नहीं होगा फिलहाल। फिर भी मैं इसका उत्तर, फिर भी अगर गलत होता तो करूंगा। इसका जो है ये आपका जो है ए और आर दोनों सही तो हो नहीं, ए इसमें सही है, ए सही है, परंतु आर जो है इसमें गलत है। इसका यही उत्तर होगा। फिलहाल बहरहाल इसको स्टार लगा लीजिएगा, इसका उत्तर मैं पिन जरूर करूंगा। चलिए आगे देखते हैं, चूंकि गलत सूचना नहीं देंगे भाई, हम गलत सूचना देने से आपको बचेंगे। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान होगा। दूसरा, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिभाषण नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। पहला कथन सही है। अब दूसरे की बात करते हैं कि उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कर सकता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अभिवाचन कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय का नहीं कर सकता, क्योंकि वो भारत का सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अब वो रिटायरी के बाद किसी अदर में जाकर वह अभिवाचन नहीं कर सकता। तो दूसरा गलत है, इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। तो केवल एक सही को पूछा, केवल एक सही है, ये ध्यान रखिएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, उनकी संख्या 22 हो गई। किस संविधान संशोधन द्वारा? 90वां, 91वां, 92वां और 93वां। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? सी सही होगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, बोडो, डोगरी, है ना, जोड़ा गया, जिससे मान्य भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। चलिए आगे, भारत के संविधान को किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? भारत के संविधान को किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का, यहां अनुसूचित पूछा है कि अनुसूचित का किसमें है, किस अनुसूची में उल्लेख है? 3री, 7वीं, 5वीं, 9वीं। तो ध्यान रखिएगा, 5वीं और 6वीं अनुसूची ऐसी है जिसमें विशेष उपबंध है, लेकिन 5वीं है और 6वीं में अंतर है। मुझे 5वीं और 6वीं में अंतर बताइए क्या होगा, कमेंट करिए। 5वीं आपका सही है, 5वीं यहाँ पे आपका प्रश्न सही है उत्तर। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? इसमें से कौन है जो उपराष्ट्रपति का? अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति थे जो ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। ये ध्यान रखिएगा, न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। ठीक है, ये तो हो गए, एक तो इनका क्लियर है। तो पहला जिसमें होगा वो तो अब कंफ्यूज, ये और ये तो उत्तर होने से रहा, सॉरी, जिसमें पहला नहीं है। ठीक, अब कह रहा है
कि नीलम संजीवा रेड्डी जो थे, ये ध्यान रखिएगा, ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। इसमें से उपराष्ट्रपति का भी पद संभाला थे जो राष्ट्रपति हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर होगा शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही होगा। अगला, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र अभी शामिल नहीं है ना, क्षेत्र शामिल नहीं है। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं जो संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है? मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, 3, ऐसे 3 हैं, ठीक, ऐसे 3 हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ये सही है कि गलत बताना है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, बताइए क्या सही होगा इसका? सही उत्तर बताइए भाई, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18, यह तो सही थी। ध्यान रखिए, केंद्र में मंत्रालयों की संख्या ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, प्रधानमंत्री पर, मंत्रिपरिषद पर निर्भर करता है। वर्तमान में 36 है या नहीं है ये आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये चीजें आपकी क्या है, गलत हैं, ये सही है, केवल एक इसमें सही है, केवल एक इसमें सही है। अगला 26वें प्रश्न की तरफ, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को पद प्रदान किया जाता है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों के विभाग का सृजन किया जाता है। कौन सा इसमें कथन सही है, इंपॉर्टेंट है, बताइए बताइए। संघ सरकार के संदर्भ में आपको बताना है। बोले भाई, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्र, कैबिनेट सचिव की सलाह पर नहीं होगा, यह गलत है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, यही सही है। इसमें केवल 2 सही है, एक गलत है, ध्यान दीजिएगा, एक गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? 15% से अधिक नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, हमें लगता है ये फिर से रिपीट हो गया, लेकिन फिर भी आप जल्दी कमेंट करिए, बताइए, बहुत जल्दी समय न लीजिए, बहुत ज्यादा समय न लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, इसका हम अभी बता चुके हैं, ये 91वां संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। अगला, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन कार्य करता है, यह बताना है इसका उत्तर, बताइए। बोले भाई, अरे भाई सीधे सीधे कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से बात कर रहा है, यहां गड़बड़ है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय निर्देशाधीन कार्य करता है, नहीं, ये भी गलत है। इसमें ना तो एक ही होगा ना तो 2 होगा, दोनों गलत है, इसमें दोनों गलत है। चलिए आगे देखते हैं। 29वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल को अनुशंसा पर की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली तथा सहकारी अधिकारिता होती है। कौन सा कथन इसमें सही है, बताइए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, संबंधित है राज्यपाल को अनुशंसा पर की जाती है, रिकमेंडेशन पे की जाती है, यह प्रश्न है आपका। नहीं भाई, गलत है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के अनुशंसा पर नहीं की जाती, गलत है। सिविल संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीली तथा सहकारी अधिकारिता होती है, यह भी गलत है।
इसमें भी दोनों गलत है दोस्तों, इसमें भी दोनों गलत है, ध्यान दीजिएगा दोनों गलत है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद और राज्य विधानसभाओं में से एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को बंद कर दिया? 104वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। सही उत्तर क्या होगा इसका बताइए, सही उत्तर क्या होगा बताइए, जल्दी करिए, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सीटों को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन। दोस्तों आज का सीरीज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।